Hi and welcome back. So today we are continuing to our chapter 1 of science 2, and this is the third video that we are making on this topic. And yesterday we have talked about some evidences of evolution. We completed 4 of them, that is morphological evidences, anatomical evidences, vestigial organs and paleontological evidences were covered yesterday or in the previous video. Now we are today going to talk about connecting links and embryological evidences. So let us come to our slide, connecting links. Okay, so now we are going to talk about connecting links. So what do we mean by connecting links? So first of all, let us observe some pictures given here. The 3 organisms given here are duckbill platypus, lungfish and peripatus. These 3 organisms have been shown in these pictures, so you can observe them. Now let us see what is meant by that connecting links. So the plants or animals show some morphological characters. कुछ plants और animals क्या करते हैं, ये स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स शो करते हैं कुछ प्लांट्स और एनिमल्स. मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या होता है, एक्सटर्नली अपीयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. तो कुछ कुछ प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं जिनको हम रिलेट कर सकते हैं दो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो टोटली डिफरेंट है. मतलब दो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, टोटली एकदम अलग अलग स्पीशीज़ है, और उन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक होगा. मतलब कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो शो करेगा. तो ऐसे प्लांट और एनिमल को जो ऐसे इस टाइप का कुछ रिलेटिव मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक्स. ठीक है, तो ये ऑर्गेनिजम्स को कनेक्टिंग लिंक्स बोलते हैं. तो इसके एग्जांपल कौन है, जैसे पेरीपेटस है. पेरीपेटस आपने देखा ना यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं पेरीपेटस. देखो इसको ऑब्जर्व करो, क्या होता है इसमें, सेगमेंटेड बॉडी होती है. सेगमेंटेड बॉडी मतलब ऐसे इसके ऊपर ऐसे धारियाँ होती है, सेगमेंट्स होते हैं इसके ऊपर. तो ये इसकी पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे लाइनिंग होती है ना, तो इसको हम बोलते हैं सेगमेंटेड बॉडी. उसके बाद इसके पास और एक चीज़ हो, सेगमेंटेड बॉडी किसके जैसी है, ये यहाँ पर 2 क्लासेस के बारे में बताया है, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा. एनिलिडा मतलब क्या होते हैं, एकदम जो अर्थवर्म जो हो गया, अर्थवर्म, लीचेस, ये लगभग पानी में रहने वाले या ज़मीन के नीचे रहने वाले ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये होते हैं एकदम पूरी तरीके से रेंगते हैं ये. ठीक है, रेंग के चलने वाले जो कीड़े होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग एनिलिडा. और आर्थ्रोपोडा का क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडा इसमें कुछ इंसेक्ट जितने भी हैं, सब इंसेक्ट को हम आर्थ्रोपोडा बोलते हैं. जैसे कॉकरोच हो गया, मॉस्किटो हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ये सारे इंसेक्ट हैं, तो इनको आर्थ्रोपोडा में कहा जाता है. तो पेरीपेटस को बोला जाता है, ये पेरीपेटस जो है ये माना जाता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है आपका एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा. क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो सेगमेंटेड बॉडी शो करता है या फिर क्यूटिकल शो करता है ये, ठीक है, ये सारी चीज़ों की वजह से, क्यूटिकल मतलब ये इसके सामने के जो ये एंटेना है ये उस टाइप से, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल. तो इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये एनिलिडा है. फिर अगर इसको हम देखें ध्यान से और, तो यहाँ पर इसके पास पैरापोडिया लाइक मोशन के लिए क्या है, यहाँ पर उसके पास छोटे छोटे लेग्स है. लेग्स तो एक्चुअली एनिलिडा में देखने को नहीं मिलते हैं, लेग इसमें देखने को मिलते हैं हमको, आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलती है. तो यहाँ पर ये हम बोल सकते हैं कि इसमें दोनों के कैरेक्टर्स है, इसलिए ये कनेक्टिंग लिंक हो सकता है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा. मतलब आर्थ्रोपोडा कहाँ से इवॉल्व होके आया है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका एंसेस्टर कौन है, बोल सकते हैं हम कि एनिलिडा. मतलब एनिलिडा पहले, सॉरी आर्थ्रोपॉड पहले क्या था, एनिलिडा, फिर एनिलिडा में से वो पेरीपेटस बना, पेरीपेटस आगे चल के क्या बना, आर्थ्रोपॉड बना या बनेगा. उसके बाद डक-बाइल्ड प्लेटिपस मे बी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. ये डक-बाइल्ड प्लेटिपस, ये इसको कहा जाता है कि ये रेप्टाइल्स मतलब क्या होते हैं, जो ज़मीन पर रेंगने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि क्रोकोडाइल है. ठीक है, ये एक तरीके का रेप्टाइल हो गया. तो ये रेप्टाइल के इसके क्रोकोडाइल है, क्या एविएट क्या होता, क्या बोलते हैं उसको, एलिगेटर है. ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या करते हैं, ज़मीन पर रेंगते हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं रेप्टाइल्स. इसमें स्नेक्स भी आते हैं, कुछ स्नेक्स भी आते हैं. ठीक है, तो ये डकबिल प्लेटिपस क्या बोला जाता है कि भाई ये रेप्टाइल्स और मैमल्स का कनेक्टिंग लिंक है. ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये एग देता है, अंडे देता है, एज गिवन बाय रेप्टाइल. रेप्टाइल भी अंडे देते हैं
अपने न्यू बॉर्न को दुनिया में लाने के लिए। ये भी अंडे देता है और ये मैमल्स के जैसे भी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, जैसे कि ये इसके पास ममरी ग्लैंड्स होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, तो ये ममरी ग्लैंड्स भी इसके पास रहेंगे। तो ये मैमल्स की प्रॉपर्टी हो गई, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो ये मैमल्स की भी प्रॉपर्टी बता रहा है और रेप्टाइल्स की भी प्रॉपर्टी बता रहा है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ये डकबिल प्लेटिपस जो है ये किसका कनेक्टिंग लिंक है, रेप्टाइल्स और मैमल्स। इसका मतलब मैमल्स क्या थे पहले, रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल्स से वो प्लेटिपस में कन्वर्ट हुए, प्लेटिपस फिर बन के बाद में मैमल्स में कन्वर्ट हुए। मैमल्स यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, कोई भी मैमल्स हो सकते हैं। मैमल्स की स्पीशीज़ जो है बहुत बड़ी है। अगर मैमल्स के बारे में, मैमल्स ग्रुप ऑफ मैमल्स की बात करें तो बहुत सारे इसमें ऑर्गेनिजम्स आते हैं, गाय भैंस से लेके सब कुछ आता है इसके अंदर, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एनी ऑर्गेनिज्म विच हैज़ मेमोरी ग्लैंड्स एंड हेयर्स, इसके बाद हेयर्स भी होते हैं बॉडी के ऊपर। तो ये हेयर जो है बॉडी के ऊपर होना, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये दोनों शो करेगा, इसलिए इसका कनेक्टिंग लिंक हो गया रेप्टाइल और मैमल्स के बीच में। उसके बाद लंग फिश की अगर बात करें हम, तो लंग फिश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस। फिशेस तो अपने को पता है, ये आपका लंग फिश, ठीक है। फिशेस तो अपने को पता है कि पानी में रहने वाले, तैरने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिशेस होते हैं, हमको दिमाग में एक इमेज है। एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, मतलब अपना आधा लाइफस्टाइल वो पानी में बिताते हैं, आधा लाइफस्टाइल ज़मीन पर बिताते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग क्या करता है, पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी वो आते जाते रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो इनके बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है, एक लंग फिश नाम का। क्यों इसको हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये क्या करता है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन करता है। ट्रकिया हमारे और लंग सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके पास वेल डेवलप्ड लंग्स तो नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, ये ट्रकिया के थ्रू एक्सपिरेशन करता है। ट्रकिया आप अगर कभी रेस्पिरेशन सिस्टम स्टडी करोगे तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो डायरेक्टली इसके पास गिल्स होते हैं जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करता है। तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन का प्रावधान ये फिशेस के पास नहीं है, फिशेस के पास गिल्स होते हैं, गिल्स के थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। और ये पानी में ही रहता है, बाहर नहीं निकलता है। बिकॉज अगर हम बोले तो फिश के जैसे भी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, क्योंकि ये पानी में रहता है, तैरता है, ये इसकी बॉडी स्ट्रक्चर भी लगभग फिश के जैसी है, लेकिन ये लंग्स भी दिखाता है, रेस्पिरेशन भी दिखाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस। मतलब फिशेस जाके बाद में कन्वर्ट हो गए एम्फीबियंस में, मतलब एम्फीबियंस पहले फिशेस थे, फिश में से वो लंग फिश में कन्वर्ट हुए, फिर लंग फिश और आगे इवॉल्व होकर क्या बना, एम्फीबियन बना। तो ये सारा आपका था कनेक्टिंग लिंक। मतलब कनेक्टिंग लिंक शो करता है कि इवोल्यूशन नाम की एक चीज़ है, कुछ ना कुछ प्रोसेस होके नए नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ये लाखों करोड़ों सालों का प्रोसेस होता है। इससे समझ में आता है अपने को कि मैमल्स जो थे रेप्टाइल्स में से बने और एम्फीबियंस जो थे फिशेस में से बने, इसके बारे में हमने बात कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब अगला एविडेंस देखते हैं हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब जब बेबी बॉर्न नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन होता है ना, एक फर्टिलाइज होता है ह्यूमंस के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले एम्ब्रियो बनता है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पर हमको एम्ब्रियो बताए गए हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म है, देखो फिश है सबसे पहला, उसके बाद सैलामेंडर, ये भी एक टाइप का फिश है, उसके बाद टॉर्टॉइज है, चिकन है, पिग है, काऊ, रैबिट, मैन। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हमको यहाँ पे एम्ब्रियोज दिखाए गए। एम्ब्रियो मतलब इनिशियल फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी इनसाइड द यूटेरस ऑफ द मदर। तो फर्स्ट स्टेज देखो लगभग इनकी सबकी एक जैसी है, देखो दिखने में सब सेम दिखते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का एम्ब्रियो क्या है, सब सेम है। तो हम एक ऐसी बात बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनका कॉमन एंसेस्टर जरूर रहा होगा। कॉमन एंसेस्टर मतलब इसमें से ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में से डेवलप होकर, इवॉल्व होकर आए हैं। तो ये अलग अलग जाके क्यों का ट्रांसफ़र, मतलब इनके फिर कैरेक्टरिस्टिक चेंज क्यों हो गई, अलग अलग स्पीशीज़ में और अलग अलग ग्रुप्स में क्यों बट गए। तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, ये लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर रहने लगे। फिश ने क्या कर लिया, पॉन्ड में या समुद्र में अपना घर बना लिया, तो उसने उसके अकॉर्डिंगली अडाप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो उसका बॉडी शेप और उसका जो ऑर्गन सिस्टम है उस तरीके का है। सैलामेंडर भी थोड़ा सा उसके जैसा ही है, लेकिन उसने कुछ सॉल्ट वाटर में रहना शुरू कर दिया होगा मे बी, या फ्रेश वाटर में रहना शुरू कर दिया होगा, जिसकी वजह से उसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स उससे अलग है। टॉर्टाइज ज़मीन पर भी रहता है, पानी पर भी रहता है, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसके अकॉर्डिंग वो बन गया। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का डिपेंडिंग अपॉन कौन सा जोग्राफिकल एरिया उन्होंने सेलेक्ट किया, बाद में फिर उनका जो हैबिटेट है, उनका लाइफस्टाइल है, फूड ईटिंग हैबिट्स है,
या फिर दूसरी स्किल हैबिट्स है, वो सारी की चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके उन्होंने इवॉल्व करते गए। तो ये हो गया एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ये भी हमको बताता है कि इवोल्यूशन नाम की चीज़ हुई है और ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक कॉमन एंसेस्टर में से इवॉल्व होके आए हैं। उसके बाद हम नई बात करते हैं आज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये आपके बुक का एक इम्पॉर्टेंट, आपके जो चैप्टर है इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। किसने दिया था ये थ्योरी? ये दिया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इनके बारे में आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है, आपके बुक में भी इनके बारे में दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसको सिर्फ आपको अपने इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना है। इन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरी को पब्लिश किया। थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया, ये स्पेलिंग गलत है, थ्योरी के बारे में बताया कि भाई नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया कि भाई नेचर जो है, नेचर डिसाइड करेगा कौन इस धरती पर रहेगा और कौन इस धरती पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो नेचर ही इसके, नेचर के पास है पूरी पावर। और दूसरा बताया कि अल्टीमेटली क्या होता है, नेचर सिलेक्ट करेगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी को। इसका दूसरा हम काउंटर पार्ट बोल सकते हैं कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये चीज़ उन्होंने बताई। एक ही बात है, इनकी जो बुक बताई थी, इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ नाम की एक बुक पब्लिश की थी। उसमें उन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया था। और इस थ्योरी में लगभग बार बार एक ही चीज़ का जिक्र किया जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब क्या, जो बताया लाइफ इज़ अ रेस, वो बताया अपना वायरस 3 इडियट्स में, कि लाइफ इज़ अ रेस। अगर आप कंपटीशन नहीं करोगे तो आप हार जाओगे तो आप ख़त्म हो जाओगे। तो वही बताया है कि यहाँ पर हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करता है। ऑल्सो इट कॉम्पीट्स विद, एवरी ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट्स विद द नेचर एंड द जोग्राफिकल कंडीशंस। तो हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक तरीके से कंपटीशन करता है, और उस कंपटीशन में उसको सर्वाइव करने के लिए, जीतने के लिए क्या करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ ना कुछ एडाप्टेशन करने पड़ते हैं। जैसे हम लोग आज एक कंपटीशन कर रहे हैं, पूरी दुनिया में एक कंपटीशन चल रही है आज की तारीख में कि सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन कौन निकालेगा और इसको इम्यूनिटी कौन एक्वायर कर लेगा कि भाई ये जीत जाए। जो जीत जाएगा वही सर्वाइव करेगा, और जो नहीं अडाप्ट कर पाएगा अपने आप को, जैसे अभी सारी दुकानें बंद है, 50 दिनों से दुकानें बंद है, सब कुछ बिजनेसेस बंद है, तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग एक तरीके से अडाप्टेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया अडाप्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वाइव हो रहे हैं। नहीं तो जो लोग अडाप्ट नहीं कर रहे, जो बोल रहे हैं हमको नहीं जमता ये चीज़, हम नहीं पढ़ सकते इस तरीके से, तो वो कभी सर्वाइव नहीं करेंगे, दे विल डाई। मतलब अब यहाँ पर डेथ नहीं होगी उनकी, उनके पास नॉलेज नहीं आएगा ना, हमारे इस केस के एग्जांपल में। तो इस तरीके से ये होता है कि भाई जो एडाप्टेशन करेगा, नई नई चीज़ों को अपनाना शुरू करेगा, चेंज को अपनाएगा, वही सिर्फ इस धरती पर सर्वाइव करेगा। दिस इज कॉल्ड एज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, मॉडिफिकेशन सस्टेन अगर रहना रहे, वही ऑर्गेनिज्म सस्टेन करेगा जो कंपटीशन को जीतने के लिए मॉडिफिकेशन दिखाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमेशा उससे माना कि भाई अगर सर्वाइव करना है अर्थ के ऊपर तो अपने को नेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर नेचुरल सुनामी, जैसे अभी भी नेचर के हाथ में ही है ना, हम लोग एक तरीके से कोरोना में फंसे हुए, तो नेचर सेलेक्ट करेगा आप कौन सर्वाइव करेगा कौन नहीं सर्वाइव करेगा। कोरोना डिसाइड करेगा कौन सर्वाइव करेगा कौन नहीं करेगा। तो ये एक तरीके से नेचर सेलेक्ट कर रहा है। सम ऑब्जेक्शन, अब ये जो इन्होंने थ्योरी बताई थी ना, इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन भी खड़े किए गए थे, कि कुछ सवाल खड़े किए थे, आपने जो बातें कही है ठीक है, लेकिन कुछ कुछ आपके इसमें थ्योरी में गलतियां हैं। नेचुरल सिलेक्शन की बात की बार बार इन्होंने, लेकिन सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही नहीं है जो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पर, उसके अलावा भी दूसरे फैक्टर्स जरूरी है, उनको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन करने से कुछ नहीं होता है। उसके बाद डार्विन ने जो है वो ये मेंशन नहीं किया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि यूज़फुल और यूजलेस मॉडिफिकेशंस अगर कुछ है, भाई कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़फुल कुछ अच्छा, और चलो ठीक है वो तो बता दिया कि भाई यूज़फुल ऑर्गेनिज्म मॉडिफिकेशन करेंगे आप कुछ तो आप सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन अगर कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, किसी ऑर्गेन सिस्टम को यूज़ करना बंद कर देते हैं, उनके पास कोई स्पेशल पावर्स है जिसको यूज़ करना उन्होंने बंद कर दिया, यूजलेसनेस कर दिया उसने, तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन आएंगे, ऑफकोर्स मॉडिफिकेशंस तो आएंगे, लेकिन उसका असर क्या होगा उसके इवोल्यूशन प्रोसेस के ऊपर, उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि स्लो चेंजेस और एब्रप्ट चेंजेस क्या होते हैं। स्लो चेंजेस मतलब जो धीरे धीरे बहुत लाखों करोड़ों सालों का प्रोसेस के जरिए कोई चेंज आता है, उसको हम स्लो चेंजेस बोलते हैं। और एब्रप्ट मतलब किसी चीज़ का अचानक से अडाप्ट कर लेना, मतलब 50-60 दिन में हमने अडाप्ट कर लिया कि भाई कोरोना से हमने लड़ने के लिए इम्यूनिटी हासिल कर ली अगर किसी तरीके से नेचुरली, तो ये हो जाएगा आपका एब्रप्ट चेंज, अचानक से कोई चीज़ कर ली, तो ये इसको बोलेंगे एब्रप्ट चेंज। तो फिर जबकि इसके ये इतने सारे ऑब्जेक्शन आए थे, फिर भी ये जो डार्विन का जो काम है इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट पन्ना है, ये एक माइलस्टोन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ
और इन द थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की जो जितनी भी बुक्स है आपको डार्विन का नाम ज़रूर दिखेगा उसके अंदर, क्योंकि ये इन्होंने जो बात बताई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखना आपको। क्या कुछ नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये पॉइंट को एग्जाम्पल के थ्रू इसको आपको क्वेश्चन का आंसर लिखते समय एक्सप्लेन करना है और इलेबोरेट करना है। दूसरी चीज़ हम बात करने वाले हैं लमार्किज्म। लमार्किज्म यहाँ पर ये दिया था जीन बाप्टिस्टे लमार्क, ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने लमार्किज्म दिया था। इनका साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन आपके बुक में है, वो आपने पढ़ना है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, कंसेप्ट दिया था इन्होंने, प्रिंसिपल दिया था यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म के पास कुछ पर्टिकुलर स्पेशल ऑर्गन्स है जिसका वो यूज़ कर रहा है कंटिन्यूसली बार बार, या फिर और अच्छे नए नए ऑर्गन्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस तरीके से वो अडाप्ट करते जाएगा, उस तरीके से उसकी बॉडी डेवलप करेगी अगर वो ऑर्गन्स को यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गन्स को यूज़ ही नहीं कर रहा है, अपने ऑर्गन्स को, मतलब उसके पास जो पावर्स है, पावर्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, तो वो जो उसके पास जो ऑर्गन्स है, जो पावर्स है, वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी, वो फिनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी एक तरीके से। तो ये उन्होंने बताया है यहाँ पर लमार्क ने। तो ये डिपेंड करता है लेजीनेस और एक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कोई ऑर्गेनिज्म कितना एक्टिव है या कितना लेजी है फॉर यूजिंग इट्स ऑर्गन्स एंड फॉर यूजिंग इट्स पावर। जैसे अभी हमारा दिमाग, हम लोग क्या स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं आजकल, हमारा ब्रेन यूज़ नहीं कर रहे। कुछ भी छोटा छोटा कैलकुलेशन करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, भाई कैलकुलेटर निकालो, फटाफट से कैलकुलेट करो। तो अगर आज की जनरेशन को आप बोलोगे कि भाई लाखों का हिसाब करके दिखाओ, पॉइंट में फटाफट मल्टीप्लाई करके दिखाओ दिमाग में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे कम बच्चे हैं जो आपको मल्टीप्लिकेशन फास्ट फास्ट करके दिखाएंगे, डिवीजन फास्ट फास्ट करके दिखाएंगे। तो कैलकुलेटर की आदत पड़ गई है, स्मार्टफोन की आदत पड़ गई है, तो हमारा ब्रेन जो है वो मतलब एक तरीके से हम लोग उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। पावर्स जो है हमारे ब्रेन की, उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया जिराफ का, लमार्क ने बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट, लमार्क ने जिराफ का एग्जांपल देके बताया था। तो क्या होता है, जब एक ट्री होता है ना, यहाँ पर ट्री बनाते हैं, चलो ये ट्री है, ठीक है। तो ट्री में क्या था जी, आपका सपोज ये आपका जिराफ यहाँ पर है, इसने क्या किया, यहाँ से पत्ते खाए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पत्ते खत्म हो गए, फिर पत्ते कहाँ रहेंगे, अभी ऊपर की तरफ रहेंगे। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ पहुँचने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा अपने नेक को। तो धीरे धीरे ये स्ट्रेच करने लगा, वहाँ के भी पत्ते खत्म हो गए, फिर और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने लगा, और स्ट्रेच किया तो और उसकी गर्दन लंबी लंबी होती गई। तो ये इसका इवोल्यूशन प्रोसेस बताता है कि पहले इसकी गर्दन बहुत छोटी होती थी, ये घोड़े के जैसा दिखता था पहले। जिराफ क्या होता था, ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये हॉर्स में से इवॉल्व होके आया है, बोल सकते हैं, हो सकता है, मैं डायरेक्टली फैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, ये मे भी हो सकता है कि ये हॉर्स में से इवॉल्व होके आया हो, इसकी नेक पहले छोटी रही हो, फिर बाद में ये ग्रेजिंग हैबिट्स जो है इसकी, जो ट्रीज के ऊपर से ये क्या करता है, ये अपना लीव्स को खाता है, तो उसकी वजह से इसको क्या करना पड़ता है, अपनी नेक को स्ट्रेच करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इसकी नेक इवॉल्व हो जाती है और ये अडॉप्ट कर लेता है, इसकी नेक लंबी हो जाती है। तो ये एक तरीके से इसने क्या किया, अपने नेचुरल पावर का इस्तेमाल करते हुए नेक को ये स्ट्रेच करते गया, अपनी लिमिट्स को पुश करते गया, और एक टाइम के बाद क्या हुआ, इसने अपनी नेक को इतना लंबा कर दिया कि ये लंबे लंबे पेड़ों पर भी चढ़ के ये क्या कर सकता है, अपने लीव्स खा सकता है, खाना पा सकता है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, दूसरा एग्जांपल, एक शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ हैव बिकम वेरी स्ट्रांग। मतलब जो आयरन स्मिथ होते हैं, लोहे का काम करने वाले लोहार होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली हैमर का इस्तेमाल करते हैं, हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके शोल्डर्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। तो ये उनके पास एक नेचुरल पावर आ गया, सुपर पावर आ गया है कि नॉर्मल इंसानों से जो आयरन स्मिथ है उसका कंधा जो होता है, शोल्डर होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसने कॉन्स्टेंटली उसका प्रैक्टिस किया है हैमरिंग की वजह से। उसके बाद जो बर्ड्स है, कुछ ऑस्ट्रिच और इमू नाम के जो दो बर्ड्स है, इनके विंग्स आजकल काम में नहीं आते हैं क्योंकि ये फ्लाई नहीं कर पाते। फ्लाई क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इन्होंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया, विंग्स को यूज़ करना बंद कर दिया था इन्होंने, ज़मीन पर ही लंबे समय तक रहना शुरू कर दिया इन्होंने। तो उसकी वजह से विंग्स जो हो गए वो यूज़ ही नहीं कर रहे, तो उसका नेचर ने बोला कि भाई इसको यूज़ काम ही नहीं आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, उसको डीमॉडिफाई कर दिया, एक तरीके से ख़त्म हो गए थे उनके विंग्स दिखते तो है लेकिन काम के नहीं है, वीक हो गए वो, क्योंकि उनका यूज़ नहीं किया। यही चीज़ अभी किसी मशीन के ऊपर भी अप्लाई होती है कि जैसे कोई मशीन पड़ा है तो उसको अगर आप यूज़ नहीं करते हो, बहुत दिनों तक उसमें जंग लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा, काम नहीं आएगा। लेकिन वही मशीन अगर यूज़ करते रह रहे हो आप तो सालों तक चलती रहेगी वो। उसके बाद इन्होंने बताया है जो स्वान और डक नाम के जो बर्ड्स थे, स्वान और डक नाम के बर्ड, इन्होंने क्या किया, अपने जो लीव्स है उनको क्या कर दिया इन्होंने, अडाप्ट कर लिया। अच्छा, लेग जो होते हैं, इनके जो लेग्स होते हैं इसको अडाप्ट किया है फॉर स्विमिंग। नॉर्मली जो बर्ड्स होते हैं उनके जो पंजे होते हैं ना हाथों के, उनके बीच में गैप होता है,
लेकिन इन बर्ड्स जो है स्वान और डक के पंजों के, हाथों के पंजों के, पैरों के पंजों के बीच में गैप नहीं है, कुछ तो भी एक जालीदार चीज़ होती है जो इनको मदद करती है स्विमिंग करने के लिए। तो इन्होंने पानी में रह कर उसको एडाप्ट कर लिया है, नया मॉडिफिकेशन कर लिया है अपनी बॉडी के अंदर फॉर स्विमिंग। तो ये स्विमिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद स्नेक के, पहले कहा जाता था स्नेक जो है वो चल सकते थे, मतलब जैसे कॉकरोच कैसे चल सकता है ना, कॉकरोच चलता है, उसके पास लेग्स है, लेकिन स्नेक क्या करता है, रेंगता है। रेंगता क्यों है? पहले ये माना जाता था स्नेक भी कॉकरोच की तरह क्या करता था, पैरों पर चल सकता था, लेकिन उसने क्या कर दिया, बरोइंग हैबिट अपना ली। बरोइंग मतलब ये बिल बना के रहने लगा, गड्ढे में जाके अंदर गहराई में बहुत जाके अंदर रहने लगा। तो ये बिलिंग, उसकी वजह से उसके हाथ घिस गए पूरे, बरोइंग की वजह से, गड्ढा खोदने की वजह से इसके हाथ पूरे घिस गए, और घिस कर उसकी एबिलिटी इतनी छोटी हो गई कि वो सिर्फ आज रेंग सकता है, चल नहीं सकता। तो इसलिए इसका मॉडिफिकेशन हो गया बरोइंग हैबिट की वजह से। तो इस तरीके से ये सारे ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, ये लाइफ प्रोसेसेस के दौरान आने वाले कुछ कैरेक्टर्स है। और जब किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने लमार्क ने क्या कहा कि भाई सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दिखते हैं उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के, और फिर वो बाद में नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब अगर कोई, जैसे यहाँ पर स्वान की मैं अगर बात करूँ तो स्वान के पास, स्वान नहीं बोलते हम लोग, ऑस्ट्रिच बोलते, चलो ठीक है, ऑस्ट्रिच के पास जो प्रीमिटिव जो इनका एंसिस्टर था, सबसे पहला ऑस्ट्रिच था, वो उड़ सकता था। लेकिन आज ऐसा एक भी ऑस्ट्रिच नहीं है जो उड़ सकता है। ऐसा क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि यहाँ पर एक बार किसी एक ऑस्ट्रिच ने, जो स्टार्टिंग के जो ऑस्ट्रिचेस थे, जितने भी पूरी दुनिया में ऑस्ट्रिचेस थे, उन्होंने क्या कर दिया, एडाप्ट कर लिया फॉर लिविंग ऑन द लैंड, नॉट फ्लाइंग, फ्लाइंग नहीं करना है, एडाप्ट कर लिया। फिर उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई, उन्होंने कभी उड़ना सीखा ही नहीं, उनके पास उड़ने के लिए वो ऑर्गन्स रहे ही नहीं, थे ही नहीं। ठीक है, हिस्ट्री में कहीं ना कहीं किसी के पास थे, लेकिन आगे चल के किसी के पास आए ही नहीं उस तरीके के ऑर्गन्स। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये ट्रांसफर होता है, ये लमार्क ने कहा। इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लमार्क ने कहा इसके बारे में कि ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और लमार्किज्म, इसी कंसेप्ट को इन्होंने कहा है लमार्किज्म। लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स तो जरूर थे। तो ड्रॉबैक्स क्या थे इसमें? इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स ये थे, एक ही ड्रॉबैक था कि इन्होंने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो आप बोल रहे हो कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं, हाँ होते तो है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरी की पूरी एक स्पीशीज़ जो है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र कर लेगी और सारी की सारी नई स्पीशीज़ जो रहेगी वो नए कैरेक्टर्स के साथ आएगी। एग्जाम्पल सुन, थोड़ा डीप में समझता है इसको। देखो, अगर यहाँ पर ऑस्ट्रिच की हम बात करें तो ऑस्ट्रिच सपोज क्या थे, दो ऑस्ट्रिच थे पड़ोस में, स्टार्टिंग में जो उड़ सकते थे। इनिशियली बहुत साल पहले ऑस्ट्रिच थे, दोनों भी उड़ सकते थे। अब एक ऑस्ट्रिच ने क्या किया, उड़ना बंद कर दिया, दूसरा ऑस्ट्रिच अभी भी उड़ रहा है। ठीक है, एक ऑस्ट्रिच ने क्या कर दिया, उड़ना बंद कर दिया, एक ऑस्ट्रिच अभी भी उड़ रहा है। तो जो जिसने उड़ना बंद कर दिया, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसकी जनरेशन उड़ नहीं पाएगी। ठीक है, उसकी जो जनरेशन आएगी वो उड़ नहीं पाएगी, लेकिन जो उड़ना शुरू है जिसका, उसकी तो नेक्स्ट जनरेशन उड़ पाएगी ना। तो इसका मतलब ये कहना कि जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है वो पूरी की पूरी जनरेशन उड़ नहीं पाएगी, ये गलत बात होगी, है ना। डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो इनकी ये बात तो गलत हो जाती है यहाँ पे लमार्क की, कि भाई जो कैरेक्टर्स पूरी की पूरी जनरेशन चेंज हो जाएगी, ये बात यहाँ पर इनकी रॉन्ग प्रूफ होती है। तो ये हो गया इतना ही आज के लिए। इसमें अभी दो टॉपिक रहते हैं, स्पेशिएशन और हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस के बारे में हम देखेंगे, थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, तो ये हो जाएगा फिर चैप्टर। थैंक यू।